समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र की बात अगर की जाए तो इसमें प्रमुख रूप से किसी भी अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न चरों का व्यापक और विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हमने पहले बात की कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो चीज़ें अध्ययन की जाती हैं या चर्चित हैं वो हैं राष्ट्रीय आय का निर्धारण। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें अध्ययन का वो है रोजगार के स्तर और बेरोजगारी का अध्ययन। तीसरा जो बिंदु है इसमें सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का अध्ययन। इससे आगे जो है व्यापार चक्र का अध्ययन, भुगतान शेष और विदेशी विनिमय का अध्ययन। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास का स्तर और उसकी बाधाओं का निवारण संबंधी अध्ययन। और अंतिम रूप से देखा जाए तो वितरण की समष्टि परक अध्ययन, अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का श्रम और पूंजी के मध्य किस प्रकार से विभाजन किया जाता है या बंटवारा होता है। तो हम एक एक बिंदु को इसमें लेते हैं और विस्तृत रूप से उनका विवेचन करते हैं। राष्ट्रीय आय का निर्धारण। समष्टि अर्थशास्त्र में जैसा कि पहले अपन ने चर्चा करी कि किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि में कितनी वस्तु और सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं और उन वस्तुओं और सेवाओं के निश्चित समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को अगर जोड़ा जाए तो वो उस राष्ट्र की मौद्रिक आय को इंगित करती है। और इस आय में से यदि मूल्यह्रास अर्थात उन वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के दौरान जो पूंजी ह्रास हुआ है उसको घटाया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। यद्यपि राष्ट्रीय आय की अनेक अवधारणाएं प्रचलित हैं और उन अवधारणाओं का एक एक कर हम आने वाले अध्यायों में विस्तृत चर्चा करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है या इसके अध्ययन क्षेत्र में आता है। दूसरा हम बात करते हैं रोजगार का स्तर और बेरोजगारी। जैसा हमने चर्चा की कि किसी भी राष्ट्र में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसमें उत्पादन के जैसा अर्थशास्त्र में 5 साधन माने गए हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। उनमें से श्रम और साहस 2 ऐसे साधन हैं जो एक तरीके से सजीव हैं और एक्टिव रूप से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो साधन हैं, अगर ये साधन नहीं हो तो उत्पादन संभव नहीं होगा। तो यहाँ श्रम से तात्पर्य शारीरिक श्रम करने वाले लोगों और मानसिक श्रम करने वाले लोगों दोनों को सम्मिलित करते हुए लिया गया है। तो यहाँ हम किसी राष्ट्र से या राज्य से संबंधित अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में कुल आयोज्य श्रम बल को जानकारी प्राप्त करते हैं कि कितने लोग उस आयु वर्ग में आते हैं जिनको कि रोजगार में संयोजित किया जा सकता है और जो रोजगार में संयोजित होने की स्थिति में हैं। इसमें भी किसी जनसंख्या को आयोज्य जनसंख्या को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है कि जो लोग रोजगार के इच्छुक हैं और जो इच्छुक नहीं हैं। तो जो लोग इच्छुक नहीं हैं वो पुनः श्रम बल से बाहर हो जाते हैं और जो लोग रोजगार में शामिल होने के इच्छुक हैं या जो कुछ भी आर्थिक गतिविधि करने के इच्छुक हैं उनके अंदर भी 2 वर्ग आगे विभाजित किए जा सकते हैं। ऐसे लोग जो रोजगार प्राप्त हैं या जो किसी आर्थिक गतिविधि में कार्य कर रहे हैं और ऐसे लोग जो किसी भी आर्थिक गतिविधि में कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन आर्थिक गतिविधि में कार्य करने के लिए काम या रोजगार के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कार्य कर रहे हैं वो कार्यरत जनसंख्या हो गई और जो लोग कार्य करने के इच्छुक हैं लेकिन उनको
कोई आर्थिक क्रियाविधि में काम करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उनको हम बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड जनसंख्या के रूप में काउंट करते हैं। तो यहाँ ये बिंदु भी स्पष्ट हो गया है कि किसी भी तरह के संबंध में कितने लोग बेरोजगार स्थिति में हैं और कितने लोग कार्यरत हैं या कोई आर्थिक गतिविधि में कार्य कर रहे हैं। और इस बिंदु का अध्ययन हमें क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन उस देश की जनसंख्या की रोजगार के स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। जितने अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार में कार्यरत रहेंगे, उतना ही अधिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन वहाँ की अर्थव्यवस्था में होगा और उनका जीवन स्तर भी उसी स्तर पर ऊंचा उठता जाएगा। तो रोजगार का जो स्तर है वो किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास और प्रगति को सुनिश्चित करता है और रोजगार के स्तर से किसी देश की गरीबी की समस्या भी जुड़ी हुई होती है। तो बहुत सारे इस तरीके के कारक हैं, इसलिए हमें किसी देश की या किसी अर्थव्यवस्था की रोजगार की स्थिति और बेरोजगारी की दशाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है और ये अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु होता है। इसके पश्चात हम अन्य बिंदु देखें तो वो है सामान्य कीमत स्तर और मुद्रास्फीति। महंगाई या मुद्रास्फीति बहुत ही चर्चित शब्द है और इस शब्द को जब हम सामान्यतः चर्चा में देखते हैं तो उसका अर्थ आम जीवन में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में जो तेज़ी से उछाल आता है उससे हम इसका रेफरेंस लेते हैं। लेकिन किसी अर्थव्यवस्था के संबंध में यदि सामान्य कीमत स्तर की बात की जाती है तो उससे तात्पर्य होता है कि उस अर्थव्यवस्था में उत्पादित की जाने वाली या उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का सामूहिक रूप से औसत देखा जाए तो एक निश्चित समयावधि में उस औसत में वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है। यदि इस सामान्य कीमतों के औसत में लगातार वृद्धि होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। और मुद्रास्फीति का अध्ययन क्यों आवश्यक होता है? देखिए कि मुद्रास्फीति जो हो वो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर प्रचलित मुद्रा की मूल्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यदि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सतत वृद्धि होती रहती है तो आपने देखा होगा कि उस अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा का मूल्य निरंतर रूप से गिरते चले जाता है। और इसका नुकसान क्या होता है? एक उदाहरण से हम इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए किसी मज़दूर को उसकी मजदूरी किसी वर्ष में 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त होती है और उसका उपभोग व्यय जो उसके द्वारा उपभोग की जानी वस्तुओं और सेवाओं पर यदि 80 रुपये कुल खर्चा होता है, लेकिन 5 वर्ष पश्चात मजदूर की मौद्रिक मजदूरी में यदि कोई वृद्धि नहीं की जाए तो वह पुनः 100 रुपये ही रहेगी। लेकिन उस दौरान अगर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सतत वृद्धि होती रहती है तो संभव है कि उसकी मजदूरी उसकी उपभोग आवश्यकताओं को पूर्ण करने में पर्याप्त नहीं हो और उस पर्याप्त नहीं होने की वजह से मज़दूर आपसे अधिक मजदूरी की मांग करेगा और अधिक मजदूरी की मांग की दशा में उद्यमी इसके लिए तैयार नहीं होगा। संभव है तो इस तरीके की दशाओं में मुद्रास्फीति में अगर उस उपभोग या मजदूर को उद्यमी द्वारा बढ़ी हुई मजदूरी दर से मजदूरी नहीं दी जाती है तो उस स्थिति में उसे अपना जीवन यापन करने के लिए अपनी उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में कटौती करनी होगी और उससे उसका जीवन स्तर दयनीय स्थिति में जाएगा या पहले की तुलना में कमज़ोर होगा या गिरेगा। तो इस वजह से मुद्रास्फीति की दशा को अध्ययन करना एक नैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से समाज के हित का तत्व है। इसमें किसी समाज में
आम आदमी के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मूल्यों की क्या दिशा है, परिवर्तन की दिशा किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, और इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनके जीवन स्तर में निश्चित समयावधि में किस तरीके का परिवर्तन आया है, उनका जीवन स्तर सुधरा है अथवा और दयनीय स्थिति में चला गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मुद्रा अपस्फीति की, तो उस स्थिति से जब मुद्रास्फीति से विपरीत दशा या घटनाएं अर्थव्यवस्था में घटित होती हैं तो वहाँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सतत गिरावट आती है और इसका बड़ा विनाशकारी प्रभाव अर्थव्यवस्था की उत्पादन गतिविधियों पर पड़ता है। चूँकि उद्यमी द्वारा एक निश्चित बाजार कीमत को ध्यान में रखते हुए उत्पादन कार्य किया जाता है, लेकिन यदि बाजार में किसी वस्तु और सेवा की कीमतें गिरती हैं तो इससे उद्यमी को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है और वो इस हानि से बचने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को कम कर देता है और इस उत्पादन में कमी का परिणाम होता है उस उद्यम में काम करने वाले कामगारों की छटनी या उनके रोजगार का खत्म होना, और इससे पुनः एक विनाशकारी परिणाम सामने आता है कि जिन कामगारों की रोजगार छिन गए हैं उनकी आय कम हो जाती है और वो पुनः बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में कमी के रूप में परिणत हो जाती हैं और इससे एक रिवर्स साइकिल या उल्टा चक्र हम कहें वो प्रचलन में आ जाता है और अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से सिकुड़ने लगती है, उसका आकार बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति की दशा में आम जनजीवन का जीवन स्तर में गिरावट आने की संभावना होती है और अपस्फीति यानी कि उसकी विपरीत दशा में किसी अर्थव्यवस्था के संकुचन की अवस्था हो जाने की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीति जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखी जाती है, इसलिए ये भी समष्टि अर्थशास्त्र का विषय बिंदु है। इसके बाद हम बात करें व्यापार चक्रों की। व्यापार चक्र भी कमोबेश मुद्रास्फीति की स्थिति से या राजकोषीय नीतियों से संबंधित होता है। व्यापार चक्र से सामान्य तात्पर्य है किसी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन और रोजगार की दशाओं में चक्रीय रूप से वृद्धि या कमी होना। सामान्य रूप से अगर आप अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र के किसी भी चर के बारे में तो उनमें एक ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो चक्रीय रूप से प्रचलित होते हैं या गमन करते हैं। किसी देश के रोजगार को देख लीजिए या उसकी आय को देख लीजिए, एक बार आय निश्चित समयावधि तक तेज़ी से बढ़ती है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है, उसके बाद उसमें धीरे धीरे गिरावट आना स्टार्ट होती है और वो गिरती गिरती एक निश्चित बिंदु तक गिरती है, इसके बाद पुनः ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आय, रोजगार और अन्य आर्थिक गतिविधियों का स्तर जो है वो मंदी और तेज़ी की अवस्थाओं से गुजरता हुआ एक चक्र के रूप में आगे बढ़ता है। इसे ही व्यापार चक्र कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2008 के दौरान भयंकर मंदी से गुजरी। इस दौरान उनकी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन और रोजगार की स्थिति काफ़ी नीचे आ गई, उनका जो उत्पादन का स्तर है वो काफ़ी कम हो गया। उसके बाद धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ और अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन बढ़ने लगा और वो उत्पादन का स्तर अभी तक बढ़ ही रहा था कि फ़िलहाल में विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से पुनः अर्थव्यवस्थाओं